इस इलेक्शन में सहाफ़ी का क्या रोल बनता है, सहाफ़ियों का? बहुत शुक्रिया आपका नसीम, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है कि सहाफत के एतबार से अगर आप देखें तो पिछला जो एक अशरा गुजरा है उसमें सहाफत में नई नई इस्तेलाहात भी इस्तेमाल हुई हैं, नए नए मेथड भी इस्तेमाल हुए हैं और नए नए टूल्स भी इस्तेमाल हुए हैं। चाहे वो सोशल मीडिया कह लीजिए आपको, चाहे वो वीलॉगर्स कह लीजिए, यूट्यूबर कह लीजिए, ये सारी नई इजादात थी इस पिछले अशरे की, जिनका सही गलत हर तरह का इस्तेमाल हुआ है। उसके ऊपर बहस करना मेरे ख्याल से बेकार है। आने वाले इलेक्शन में सहाफियों का रोल इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा जिस तरीके से हमारे यहाँ अदलिया कवर होती थी पहले, जिस तरीके से अदलिया ने अपने प्रोसीडिंग्स की कवरेज के नए नए तरीके ईजाद किए थे, वो शायद अब उससे जान छुटती दिखाई दे रही है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसे लगता है कि वो नहीं होगा कि आप अपने चैम्बर में बुला के सहाफियों को बाकायदा ब्रीफ दें और फिर उसके ऊपर खबरें चलें और उसके ऊपर एनालिसिस हों। इसी तरीके से इलेक्शन के हवाले से हमारे यहाँ कोई बहुत हेल्दी रवायत नहीं है इलेक्शन की कवरेज की, इसलिए कि हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट टोटली ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की भी रवायत को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री होने जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि हो रहा है, अगर होगा तो उसकी कवरेज के तरीके भी यकीनी तौर पे मुख्तलिफ होंगे, अप्रोच मुख्तलिफ होगी, तरीकाकार मुख्तलिफ होगा, रिपोर्टिंग का पैटर्न मुख्तलिफ होगा। अब सारा दारोमदार इस बात पर है कि इलेक्शन कमीशन किस हद तक इसको ट्रांसपेरेंट और फेयर फ्री इलेक्शन बनाने की जमानत देता है। जहां तक सहाफत का ताल्लुक है, पिछले दौर में हमने देखा बहुत से नए प्लेयर्स आ गए थे फील्ड के अंदर, चाहे वो सोशल मीडिया था, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया था, चाहे अखबारात थे। अब तो अखबारात की दुनिया वैसे ही सुकड़ते सुकड़ते बिल्कुल तकरीबन कब्रिस्तान बनी खड़ी है। जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल होता था, चाहे वो इलेक्शन कैंपेन की कवरेज हो, चाहे वो इश्तिहारात की का कंपटीशन हो, वो तो एलिमिनेट होता जा रहा है। अब तो है सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज। इस ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में इलेक्शन कमीशन किस हद तक एक्सेस देगा जर्नलिस्टों को कि वो कहां तक जा सकते हैं, क्या क्या कवर कर सकते हैं, सारा दारोमदार उसके ऊपर जी। और इसी तरह से आखिरी जुमला मुझे अर्ज करने दीजिए, वो ये कि जर्नलिस्टों का भी टेस्ट है कि वो अपने नॉर्म्स को रिस्पेक्ट करते हैं या वो फिर उसी तरीके से टुकड़ियों में बट के और दूसरों के हैंडलर्स बनेंगे। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। जी, वेरी क्विकली, प्री पोल रिगिंग में अगर बात करें, और ये दो मामलात जो बिलावल भुट्टो रोज कह रहे हैं सिलेक्टेड हो गए हैं, तो अब और दूसरी तरफ पीटीआई जो कह रही है, हाउ वुड यू एड्रेस दीज टू, और जर्नलिस्ट क्या करें इसमें? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई की बात तो मेरी समझ में आती है, इसलिए कि दे हैव देयर स्टेक्स, और वो ये इल्जाम तराशी कह लीजिए या वो अपना हक समझते हैं ये दावा करना। लेकिन पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब की लॉजिक मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। 2.5 महीने पहले तक देवर आर्म्स एंड आर्म्स एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा थे। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने हमें पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करते हुए ये बताया कि शहबाज शरीफ जैसा ना प्राइम मिनिस्टर पहले कभी आया है ना आइंदा आएगा, वो बहुत अनथक और बहुत मेहनती हैं, वो सिर्फ नून के नहीं पीपीपी के भी है। अब किसकी बात का, कौन सी बात का एतबार करें हम, हमें ये बताइए जरा। तो मेरे ख्याल से ये जो मुतालबात है, इनकी नौयत को देखते हुए मैंने जैसा कहा कि पीटीआई के पास तो शायद ये हक है कि वो चूंकि इस वक्त ज़ेरे अताब है, इसलिए वो तो इस तरह के एतराज उठा सकते हैं, लेकिन कल तक जो इस इक़्तिदार में हिस्सेदार थे, मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई जस्टिफिकेशन है ये सब कुछ कहने की। ठीक, आरिफा, द सेम क्वेश्चन टू यू के ये जो दो मामलात उठे, क्योंकि इसी हवाले से इलेक्शन में जो बेसिकली जो इनिशियल है डिबेट, तो अराउंड दीज टू इश्यूज है ना, एक जो बिलावल कह रहे हैं पीटीआई। देखें, जैसे सलीम साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो हमें समझ आता है, हमें नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ज़रा मुश्किल है डिसाइफर या अनपैक करना। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती है, थोड़ी सी उसमें भी सच्चाई लगती है कि अब इलेक्शंस आ गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फॉर टू सम एक्सटेंट लगता नहीं है कि इलेक्शंस में उस तरह हिस्सा ले पाएगी। तो फिर इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, तो फिर इल्ज़ाम तराशी भी होगी, तनकीद भी होगी। इस वक्त लग रहा है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, नवाज शरीफ साहब को थोड़ी रियायत मिलती हुई नजर आ रही है, स्पेशल ट्रीटमेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उस पर तनकीद कर रहे हैं। फिर थोड़ी सी वो हमें समझ भी आती है
कि उनको किस चीज़ की तकलीफ होगी। जिस तरह हमने देखा कि शुरू में बलूचिस्तान से जो इलेक्टेबल्स थे या साउथ पंजाब के थे या बाप पार्टी के लोग पीपीपी की तरफ जा रहे थे, फिर सडनली कुछ हुआ और उन्होंने अपने फैसले तब्दील किए और वो जो एक ट्रेन चली हुई थी वो दूसरे स्टेशन पर जाके रुक गई है। तो शिकायत तो बनती है उनकी भी फॉर वॉट एवर रीजन। अब हम कहें कि वो क्यों कर रहे थे या पहले क्यों हो रहा था वो एक और बात है, बट शिकायत तो बनती है उनकी। सो आई मीन फॉर दैट मैटर तो मेरे ख्याल में समझ तो हमें आता है। अब हम ये कहें कि वो जायज है कि नहीं, हम उससे अग्री करते हैं कि नहीं, बट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट्स हैपनिंग। इलेक्शंस और मीडिया, देखिए मती से इन लेके मैं आऊँ आपके पास जी, इन 2 पॉइंट्स पे लेके फिर आपके पास। जी जी जरूर जरूर मैं आपके पास हाँ, आऊंगी हाँ, ऑन दिस। जी मती, इन 2 इश्यूज पे बताइए। बेसिकली मीडिया के हवाले से अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ द डाई इज कास्ट। मीडिया का रोल तो पहले से तय हो चुका है, अब इलेक्शंस के करीब जाके मजीद क्या तय होना है। नहीं, मैं कह रही थी कि सॉरी मती, आप लोगों के पास ब्रॉडर मीडिया के इश्यू पे आएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है 2 ये मामलात हैं, एक बिलावल जो रोज कह रहे हैं, एक पीटीआई कह रही, उसको हम मतलब दिस इज द किक स्टार्ट है ना इलेक्शन का, तो हम इसको किस तरह से डील करें, क्या हम करें, इन 2 इश्यूज को किस तरह देखें तो लगे कि वी आर बीइंग credible, we are being honest, we are being staying within our role जो है जिम्मेदार। आई थिंक इलेक्शन के करीब मीडिया का रोल बहुत रिड्यूस हो जाएगा और ख़ास तौर पे रिड्यूस हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जलसे होंगे, लाइव स्पीचेस दिखाई जाएंगी, उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज सामने आएंगी जो ख़ास हल्के जो इलेक्शन से पहले जो देना चाहेंगे। तो घंटों घंटों के फंक्शंस होंगे, जलसे जुलूस होंगे, रैलीज होंगी और मीडिया जो है उनको फुल कवरेज देगा और मैं भी उनकी ज़रूरत भी रहेगी। और फिर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, मीडिया हैवली रिलाई करता है उसके ऊपर। और फिर हम देखेंगे कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स में भी तेज़ी आ जाएगी, उसमें भी मीडिया बहुत ज़्यादा उस पर रिलाई करेगा अपने कंटेंट के लिए। और फिर उसके अलावा जो एक बयानिया आएगा, खुदा न खास्ता अगर हालात कोई अमन अमान के ज़्यादा ख़राब हुए तो मीडिया को उसको भी काफ़ी टाइम हमें देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा इशू मीडिया के लिए ये है कि जो भी बिलावल भुट्टो साहब जो एप्रीहेंशंस का इजहार कर रहे हैं, आई थिंक द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि जो टॉक शोज़ में हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशन करते हैं तो हमें उन एलिगेशंस या एप्रीहेंशंस का एक पोस्टमार्टम करना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो क्या है, बल्कि जो ये एप्रीहेंशन का इजहार कर रहा है पास्ट में ये खुद क्या करते रहे हैं। अब अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात बिलावल साहब कर रहे हैं और 70 साल बाबू के ख़िलाफ़ हर जलसे में बातें करते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, तो मेरे ख्याल में चौथी बार या तीसरी बार किसी को सदर भी नहीं बनना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो 70 साल से ऊपर लोग हैं, बिलावल साहब को ये मुतालबा करना चाहिए कि वो सियासत से ही दस्तबरदार हो जाएं और सारे के सारे, चाहे वो जरदारी साहब है। आप इसको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मैं सपोर्ट, देखिए मैं बिलावल साहब की बात कर रहा हूँ, मैं तो इस चीज़ को कोई भी एज आ जर्नलिस्ट सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ चाहे 100 साल का भी एक बुजुर्ग है, अगर वो हिम्मत और अज़म है उसमें तो उसको करना चाहिए। ये तो नौजवान नस्ल का फैसला है कि अगर वो उनको एक्सेप्ट करती है या नहीं। लेकिन ये कहना कि एज मुकर्रर कर दी 70 साल की, आप एक आर्मी चीफ के 60 साल की एज तो आप उस पर तो खड़े रह नहीं सकते, उसको एक्सटेंशन दिलवा देते हैं बैठ के पार्लियामेंट में और सियासतदानों को आप कहते हैं 70 साल के बाबे घर बैठ जाए। तो देखें यही बात है ना, ये सारे तो इसका पोस्टमार्टम करना मीडिया के लिए बहुत जरूरी है और यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और पास्ट में पीपल्स पार्टी ने जो कुछ बलूचिस्तान में किया 2017 में, बाप पार्टी जिस तरीके से बनी और जिस तरह पीपल पार्टी इस्तेमाल हुई, डॉक्टर सुमरो नहीं गए एग्जैक्टली। अब देखें जिस तरह पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई, अभी तक तो बिलावल साहब ने या पीपल पार्टी ने उस पर भी अफसोस का इजहार नहीं किया या शर्मिंदगी का इजहार नहीं किया। इसी तरह अगर नून लीग भी पहले वोट को इज्जत देने का नारा लगाती रही है तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो अब वो क्या दे रहे हैं वोट को, मुझे नहीं पता कि अभी वो दोबारा ये जुमला भी बोलते हैं, क्योंकि मुझे तो शायद लगा कि अब तो बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर में कहीं जिक्र कर दिया वोट को इज्जत देने का कि हम वोट को इज्जत दिलवाएंगे। मगर ये बात किसी 70 साल बाबे या किसी 37 साल के नौजवान की नहीं है या 40 साल के नौजवान की नहीं है, ये बात पार्टियों की है कि जो पार्टियां 70 साल से इस मुल्क के पे काबिज रही हैं और जो पार्टियां जिनको मौका मिला है, हमें उनकी बात करनी चाहिए ना, क्योंकि ये जमहूरियत है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सियासी जमातों की बुनियाद पे इलेक्शंस होते हैं, शख्सियात की बुनियाद पे हम कहते हैं नहीं होने चाहिए, तो फिर इसमें 70 साल बाबे कहाँ से आ गए? फिर तो अब पीपल्स पार्टी अपना हिसाब दें
कि उसने क्या क्या किया, नून लीग अपना साथ दे और तहरीक इंसाफ भी अपना साथ दे ना, कि बतौर जमात वो कैसे आई और बतौर जमात उसने क्या किया इक़्तिदार में रहने के बाद और किस नहज तक मुल्क को पहुंचाया। तो मीडिया के लिए ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा कि सारे हक़ाइक़ को सामने बेशक। अच्छा, पोस्टमार्टम की बात करें, बड़ी ठीक बात की मतीन ने। और आरिफा, सॉरी मैं मीडिया पे आपको बोलूँगी, आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस, बट ये बताइएगा कि पोस्टमार्टम अगर ये जैसे बिलावल भुट्टो का करें, इसी तरह से पोस्टमार्टम करें कि पीटीआई जो कह रही है, आई मीन यू नो आई इंसिस्ट देयर आर दीज टू फैक्टर्स, जो कि अब जैसे पीटीआई कह रही है जी 100 जगह हमने मांगी इजाज़त, हमें नहीं दी, और ये जो मती कह रहे हैं कि भाई पीटीआई किस तरह पिछले 2018 में आई, वी विल नॉट लेट फॉर पीटीआई फॉरगेट दैट। लेकिन जो पीटीआई की इस वक्त शिकायत है कि जो बाहर हैं, मती एक लाइन मती से फिर जी प्लीज। देखें, पीटीआई की जो शिकायत है वो उसकी वजह वो खुद है, और पीटीआई ये शिकायत तब कर सकती है कि जब वो क्लीन हैंड्स के साथ ये शिकायत करें। पीटीआई के लीडर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अभी वो जो जबरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो एक रज़ाकाराना तौर पे भी कोई कर दे लीडर और बताए कि क्या हुआ 2018 के इलेक्शन से और उससे पहले क्या होता रहा, कैसे एस्टैब्लिशमेंट और जनरल बाजवा और जनरल फैज से मिलके उन्होंने इस पूरे सिस्टम को रिक किया, वो करे और वो शिकायत करें। अच्छा, इसका फ़ायदा अब यह हुआ, आई डोंट नो होगा या नहीं, लेकिन इलेक्शन आने वाले इलेक्शन में जो मीडिया ने एक और चीज़ पे फोकस रखना है कि हमने एलिफेंट इन द रूम को इग्नोर नहीं करना। और ये हमारे तज्ज़ियाकारों का सबसे बड़ा ये नाकामी और प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है कि हम एलिफेंट इन द रूम जो कि एस्टैब्लिशमेंट है उसके किरदार को इग्नोर करके हम ऐसा लोगों को तासुर देते हैं कि एक तरफ ये जमात है, एक तरफ वो है, इस जमात की ये खूबियाँ हैं, ये खामियाँ हैं, और जो एलिफेंट इन द रूम है उसका कोई जिक्र नहीं होता। आपने एलिफेंट पे आने नहीं दिया, अगले सेगमेंट में आते हैं, लेकिन आप कभी एलिफेंट पे कभी मीडिया पे, जल्दी क्विक कमेंट ऑन पीटीआई, फिर हम वापस आते। देखिए, पोस्टमार्टम जो है ना, किसी भी चीज़ का मीडिया नहीं कर सकता। अब मेरा, आपका, मती साहब का, आरिफा नूर साहिबा का, हमारा पोस्टमार्टम करेगा सोशल मीडिया। डायनेमिक्स चेंज हो गई है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप कह रहे हैं हम यहाँ बैठे हुए कुछ भी ना करें? नहीं, मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ, आप जो डिस्कशन है, नेशनल डिस्कोर्स है, आप उसमें ऐड करते हैं। अब जिस तरीके की जो डायनामिक्स है मीडिया की, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, गेट कीपिंग है, हम कैच अप खेलते हैं। और स्पेशली जो इलेक्शंस करीब आएंगे, जो चीजें आएंगी, उसमें जो लीड ले रहा होगा वो सोशल मीडिया होगा, पोस्टमार्टम वहां पे हो रहा होगा। हाँ, उसका सेंस बनाना फिर हमारा काम है, उसके अंदर सोशल मीडिया का सेंस बनाना। जी, उधर से जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, दुनिया भर में जिधर भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, देखना जो इलेक्शन पीरियड होता है, जो क्लासिकली ट्रेंड जर्नलिस्ट हैं, आप बरतानिया की मिसाल ले लें, इलेक्शन पीरियड की स्पेशल साइंस है कि आपने रिपोर्टिंग किस तरह करनी है। इवन के ऑफकॉम के रूल्स हैं कि आपने प्रोग्रामों में क्या बात करनी है और कितने प्रोग्रामों में आप क्या कर सकते हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो आजकल का दौर है, इसमें यहां पे बैठ के हम फुली पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, इसलिए कि बहुत सारी चीजों में हम कैचअप खेल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हम पीटीआई की बात कर रहे हैं कि जनाब वो जो ये दावा कर रहे हैं, जिस टाइम तक बिलावल वो दावा करते हैं ना, उस दावे से 8 घंटे पहले सोशल मीडिया पे उस हवाले से चीजें आना शुरू हो जाती हैं कि जनाब यहां पे आज कन्वेंशन था, पुलिस आई, उसने ये किया, कुर्सियां उठाई, ये किया। उसके बाद फिर हम उसका सेंस बनाते हैं कि जनाब इसमें ये इशू था, वो इशू था, ये चीजें थी। लेकिन वो जो खुल के चीजें ना, वो पहले सामने आ चुकी होती हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुल के भी चीजें आ चुकी थी, कोई बोगस भी आती है, एग्जैक्टली, मतलब बहुत कुछ आता है। एग्जैक्टली, हम उस जो पोस्टमार्टम हुआ होता है ना, जो हर चीज, हर ऑर्गन खोल के फेंके होते हैं, फिर हम उसको देख के हमारा काम ये होता है कि उसमें एक थोड़ा सा रियलिज्म डालें और बताएं कि यार ये इस तरह नहीं है, ऐसे है। बाकी जो लोग शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो बिलावल साहब हों, उन्होंने शिकायत की कि नई सियासत करनी है और पुराने चेहरों को हटाना है, और अगले ही सांस में उन्होंने कहा मैं अपने नाना का मिशन पूरा करूंगा, 70 की दिहाई वाली सियासत वापस लेके आऊंगा। तो ये कौन सी नई सोच है जो 70 की दिहाई से नहीं निकल रही, 60 की दिहाई से नहीं निकल रही? ये कौन सी जमहूरियत है पीटीआई की जो ये कहती थी कि हमने बिल भी पास करवाना है तो हमें कॉल करनी पड़ती थी, जो ये कहती थी कि ये तो कौम के वालिद नहीं, हमें कॉल करवानी पड़ती, करवानी पड़, वो पहले उनको करते थे, फिर वो आगे से उनको करते थे। तो ये वो सारी चीजें हैं ना जो ये आपके सामने होती। तो मेरे ख्याल में अपने अपने वक्त में हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है। अब हमने इसमें क्या हिस्सा डालना है, उसका जज जो है ना वो टाइम होगा।